मैं हेमलता कुंपावत, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा विवादों का समाधान किस प्रकार से होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व में हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल जो कोर्ट्स हैं उसकी सदस्यता केवल व्यक्ति ही ले सकते हैं, व्यक्ति नहीं ले सकते, केवल राज्य ही ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्तियों के पास इंटरनेशनल पर्सनैलिटी नहीं होती है और जिन राज्यों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संविधि थी उस पर हस्ताक्षर किए हैं वही व्यक्ति इसके सदस्य हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार उन सभी प्रश्नों पर है जिन्हें विवादग्रस्त पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जैसे चार्टर की व्याख्या करना, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्मित संधियों व अभिसमयों की व्याख्या करना, सदस्य राज्यों के और संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न संकायों के अधिकारों व कर्तव्यों की व्याख्या करना भी न्यायालय का कर्तव्य है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इन कार्यों के अतिरिक्त इंटरनेशनल जो कोडिफिकेशन है उसका कार्य भी करता है, अर्थात इंटरनेशनल लॉ के कोडिफिकेशन का कार्य भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा किया जा चुका है। इसी प्रकार से बहुत सारे विषयों पर ये परामर्शात्मक परामर्श भी देता है। 1945 में जब इसकी स्थापना के बाद अनेक समस्याएं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, जैसे द सर्टेन एक्सपेंसेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस केस, द साउथ वेस्ट अफ्रीका केस आदि उल्लेखनीय हैं। जो न्यायालय के समक्ष मुकदमे पेश किए जाते हैं वो सॉवरेन पावर स्टेट्स के होते हैं और ये न्यायालय के निर्णय उन पर तभी बाध्यकारी हो सकते हैं जबकि वे निर्णयों को स्वेच्छा से स्वीकार करके लागू करना चाहें, अन्यथा उनका जो स्वरूप है वो परामर्शात्मक ही रह जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के माध्यम से भी विवादों के समाधान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं उन संस्थाओं के माध्यम से जब राज्यों के बीच मतभेद होते हैं तो उनका समाधान किया जाता है, जैसे राष्ट्र संघ में विवादों के समाधान के दो तरीके थे, पहला पंच निर्णय और न्यायिक समझौता। इसके अंतर्गत राजनयिक तरीकों से विवादों का समाधान करने का प्रयास किया जाता था, जैसे गुप्त राजनय द्वारा जांच, मध्यस्थता, संराधन, सम्मेलन, संधियां, इनके माध्यम से राष्ट्र संघ के अंतर्गत विवादों का समाधान किया जाता था। क्योंकि राष्ट्र संघ के संविधान में एक दिलचस्प बात यह थी कि उसमें समय पर अधिक जोर दिया जाता था, अर्थात उनका मानना था कि यदि विवाद बहुत लंबे समय तक चलेगा तो विवादग्रस्त राज्य स्वतः ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। तो राष्ट्रसंघ की परिषद और असेंबली विवाद के मसले को विचारार्थ उस समय तक रखे रखती थी जब तक कि विवाद का समाधान न हो जाए और स्वयं ही जांच, मध्यस्थता, संराधन आदि तरीकों का प्रयोग भी करती थी। अर्थात वही चाहती थी कि जितने लंबे समय तक इन विवादों को रोका जाए और उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि जो विवादग्रस्त राज्य हैं वो स्वतः ही आपस में सहमति, समझौते या किसी अन्य तरीके से अपने विवादों का समाधान कर लेंगे। इसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विवादों के समाधान से अपनी स्थापना से लेकर अब तक महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा की हैं, जैसे यूएनओ में वर्णित व्यवस्थाएं इन विवादों का समाधान करने की शक्तियाँ प्रदान करती हैं। आर्टिकल 1 के सब क्लॉज 1 में कहा गया है कि यूएनओ का जो उद्देश्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, और इस उद्देश्य में जिन बातों से शांति भंग होने का खतरा होता है उन्हें रोकना या दूर करना, आक्रमण तथा शांति भंग करने वाले कारणों की समाप्ति करना, न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार पर शांतिपूर्ण तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को सुलझाना संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख कार्य है। अनुच्छेद के 2 के सब क्लॉज 3 में कहा गया है कि सभी सदस्य अपने विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीकों से इस प्रकार करेंगे
कि विश्व शांति, सुरक्षा और न्याय को क्षति न पहुँचे। और राज्यों की जिम्मेदारी होगी कि वो विवादों का समाधान भी शांतिपूर्ण तरीके से करें। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो यूएनओ के चार्टर की योजना है उसमें विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने को प्राथमिकता जो दी गई है उसकी समस्त जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद पर है। अब बात करते हैं हम प्रादेशिक संस्थाओं की। प्रादेशिक संस्थाओं के संविधानों में भी अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए उचित व्यवस्थाएं होती हैं। ये संस्थाएं केवल सदस्य राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों से संबद्ध है। इसमें बहुत सारी संस्थाएं जैसे अफ्रीकी चार्टर संघ OAU का चार्टर 1963, इसमें अदीस अबाबा में स्वीकृत किया गया था। इस चार्टर के अनुच्छेद 3 के सब क्लोज 4 में कहा गया है कि हस्ताक्षरकर्ता राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने में संगठन सक्रिय योगदान देगा। इसमें ऐसे आयोग की स्थापना के बारे में भी व्यवस्था है जो मध्यस्थता, संराधन और पंच निर्णय संबंधी कार्यों को संपन्न कर सकेंगे। इसी प्रकार से अरब लीग भी एक ऐसा ही संगठन है जिसमें सभी सदस्य राज्यों ने इस बात के लिए सहमति व्यक्त की है कि सदस्य राज्यों के बीच जो भी विवाद होंगे उनका समाधान इस संस्था के द्वारा किया जाएगा। इसके आर्टिकल 5 में कहा गया है कि लीग की परिषद को सदस्य राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों में मध्यस्थता करने का राइट्स होगा, अधिकार होगा। सदस्य राज्यों का भी ये कर्तव्य है कि वे विवाद को परिषद के समक्ष प्रस्तुत करें। इसी प्रकार से अमेरिकी राज्यों के संघ के चार्टर में सदस्य राज्यों ने विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की प्रक्रियाओं के बारे में अपनी सहमति व्यक्त की है। आर्टिकल 20 में कहा गया है कि सदस्य राज्यों का कर्तव्य है कि वे किसी भी विवाद को सुरक्षा परिषद या यूएनओ में ले जाने से पूर्व अमेरिकी राज्यों के संघ के समक्ष प्रस्तुत करें। तो इससे क्या होगा कि प्रादेशिक स्तर पर ही विवादों के समाधान हो जाएगा और यूएनओ के पास ज़्यादा भीड़ भी नहीं होगी। इसी प्रकार से नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या उत्तरी अटलांटिक संधि में भी सदस्य राज्यों के विवादों को सुलझाने की अनेक तरीकों की व्यवस्था की गई थी। नाटो, जिसकी स्थापना 1956 की परिषद में 56 में किया गया था, उसकी परिषद में 3 सदस्यों की एक समिति बनाई और समिति से यह अनुरोध किया गया कि वे गैर सैनिक क्षेत्रों में भी सहयोग के लिए कार्यक्रम तैयार करेंगे। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रादेशिक स्तर पर भी राज्यों के मध्य जो विवाद थे उनको सुलझाने का प्रयास किया गया। सभी प्रादेशिक संविधान जो थे, उन संस्थाएं जो थी, उनके संविधानों में ये स्पष्ट कहा गया था कि उन संस्थाओं के सदस्य राज्य अपने विवादों को यूएनओ की महासभा या सुरक्षा परिषद के समक्ष ले जाने से पहले प्रादेशिक संस्थाओं के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रकार से यूएनओ की जो विशिष्ट समितियां थी वो भी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रयासरत थी। जैसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के जल संबंधी विवाद को हल किया। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन कन्वेंशंस 1965 के चार्टर के अनुच्छेद 28 में, यूनेस्को के चार्टर के अनुच्छेद 14 और 17 में, विश्व डाक संघ, विश्व स्वास्थ्य संघ, विश्व खाद्य कृषि संघ, अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी परामर्श समिति के चार्टर आदि के द्वारा भी राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का शांतिपूर्ण तरीकों से समाधान किया गया। अब आते हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से प्रयोग करने के उपरांत वो विवाद नहीं सुलझ पाते हैं तो राज्य कौन सी कार्यवाही करे जो युद्ध तो नहीं लेकिन शक्ति प्रयोग से युक्त होती है। अर्थात जब शांतिपूर्ण तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य जब विवादों का निपटारा नहीं हो पाता है तो कौन कौन से शक्ति के विभिन्न तरीके प्रयोग किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला तो है प्रत्येक का या रेट्रोशन और रिटेलाइजेशन।
प्रतिकार को एक तरह से जवाबी कार्यवाही कहा जा सकता है। जैसे यदि ए और ब राज्यों के मध्य किसी विवाद उत्पन्न होता है और ए ब राज्य के नागरिकों की संपत्ति को जब्त कर लेता है, तो ब भी अपने राज्यों में ए के नागरिकों की संपत्ति को जब्त कर लेगा। या ए राज्य ब के राजनयिक को अवांछनीय व्यक्ति घोषित कर देता है, तो ब भी ए के राजनयिकों को अवांछनीय व्यक्ति घोषित कर देगा। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए कि ए राज्य विदिन 24 आवर्स के अंतर्गत राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश देता है, तो वह भी ऐसी ही कार्यवाही करेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये कार्यवाही जरूरी नहीं कि शक्ति प्रयोग से युक्त हो। इसके ऐसे तरीके भी जो विरोधी पक्ष को आर्थिक, व्यापारिक, राजनीतिक और अन्य प्रकार से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो प्रतिकार के द्वारा भी जवाबी कार्यवाही के द्वारा विवादों को सुलझाने का प्रयास किया। इसी प्रकार से है प्रतिशोध। ये ऐसी कार्यवाही है जिसे अलग से आइसोलेटेड करके देखा जाए तो गैर कानूनी नजर आएगी, लेकिन कुछ स्थितियों में इसे गैर कानूनी नहीं मान जाता है। जैसे शत्रु को समझौता करने के लिए बाध्य करने के उद्देश्य से जो कार्यवाही की जाती है। प्रतिशोध के अंतर्गत शत्रु के द्वारा पहुंचाई गई क्षति के अनुपात में शत्रु को भी क्षति पहुंचाई जा सकती है। डॉन पैसिफिको की एक घटना थी जिसमें ग्रीस में रहने वाले एक ब्रिटिश नागरिक का घर 1947 में विप्लवी भीड़ ने आंतरिक संघर्ष के दौरान लूट लिया। इस नागरिक ने क्षतिपूर्ति की कोई अपील ग्रीक सरकार से नहीं की और नहीं अदालती न्याय मांगा, लेकिन ब्रिटेन ने 1850 में ग्रीस के प्रादेशिक समुद्र की नाकाबंदी करके ग्रीक जहाज़ों को पकड़ लिया और अपनी इस कार्रवाई को ब्रिटेन ने प्रतिशोध के संदर्भ में उपयुक्त ठहराया। इसी प्रकार से नौ लीला घटना का भी उल्लेख कर सकते हैं कि पुर्तगाल शासित अफ्रीकी प्रदेश में कुछ जर्मन सैनिकों की हत्या कर दी गई। प्रतिशोध के रूप में जर्मन सैनिकों ने पुर्तगाल के अफ्रीकी प्रदेश का पूर्ण सैन्य आक्रमण कर दिया और प्रदेश को अपने अधिकार में ले लिया। इस विवाद को जब पंच निर्णय अदालत के समक्ष रखा गया तो अदालत ने जर्मनी की कार्यवाही को क्षति के अनुपात में बहुत ज़्यादा बताया और उसे गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। इसी प्रकार से ब्लॉकेड या नाकाबंदी के द्वारा भी विवादों का समाधान का प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत शांति काल में विरोधी पक्ष पर दबाव डालने की स्थिति में उसके प्रादेशिक समुद्र की नाकेबंदी कर दी जाती है, अर्थात उस क्षेत्र से कोई भी जहाज़ बाहर नहीं निकल सकता और ना ही बाहर से कोई जहाज़ अंदर आ सकता है। लेकिन नाकाबंदी को प्रभावशाली बनाने के लिए निश्चित तौर पर युद्धपोतों का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि उसके बगैर नाकाबंदी प्रभावशाली नहीं हो सकती है। यद्यपि शांतिपूर्ण समय में इस तरीके का प्रयोग न के बराबर किया जाता है, लेकिन युद्ध के दौरान सामान्य तौर पर शत्रु की सामुद्रिक जो शक्ति होती है उसको कम करने के लिए, उसकी सप्लाई लाइन को काटने के लिए और तटस्थ राज्यों द्वारा निषिद्ध माल की सप्लाई को समाप्त करने के लिए नाकाबंदी की जाती है। इसी प्रकार से पोत अवरोध या एम्बार्गो के द्वारा भी कार्यवाही की जा सकती है। इसके अनुसार जो युद्धरत राज्य होते हैं, बंदरगाह में शत्रु के जहाज़ों को स्वदेश लौटने से वंचित कर दिया जाता है, अर्थात शत्रु के व्यापारिक जहाज़ों और उन पर लदे माल को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया जाता है। इसी प्रकार से इंटरवेंशन या हस्तक्षेप द्वारा भी एक दूसरे राज्य के आंतरिक मामलों में एक तरफा ढंग से दखल देने का प्रयास किया जाता है। हस्तक्षेप बल प्रयोग द्वारा भी हो सकता है और राजनयिक तरीकों से भी। बल प्रयोग द्वारा हस्तक्षेप या बल प्रयोग की धमकी देकर हस्तक्षेप अंतिम रूप से युद्ध की ओर अग्रसर करते हैं, जबकि बगैर बल प्रयोग के हस्तक्षेप करके राज्य अपने विरोधी को अनेक शर्तें मानने के लिए मजबूर कर जा सकता है। जैसे एक राज्य के खिलाफ रेडियो द्वारा भड़काने वाला प्रचार करना, उसके देश में विद्रोहियों को भड़काना, विरोधी पक्षों को आर्थिक सहायता देना, भड़काने वाले साहित्य बांटना, सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्ट करना आदि ऐसे कार्य हैं जिनके द्वारा राज्य
अपने विरोधी पर दबाव डाल सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि या तो शांतिपूर्ण तरीकों से राज्यों के मध्य समाधान हो जाए विवादों का, या फिर इस प्रकार से जैसे प्रत्यापकार है, प्रतिशोध है, नाकाबंदी है, पोत अवरोध है, हस्तक्षेप के द्वारा विवादों का समाधान करने का दबाव डाला जाता है। लेकिन यह युद्ध नहीं, लेकिन इसमें शक्ति की अपनी अहम भूमिका होती है। धन्यवाद।